हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू अशोका आईएएस। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है बुनियाद सीरीज। स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे। बुनियाद सीरीज में हम एक अगला अध्याय लेकर के आ रहे हैं, सातवां अध्याय, 7 चैप्टर। 6 चैप्टर तक हमने पहले ही चर्चा कर दी थी। ठीक है, अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी सीरीज नहीं देखी है तो आप पहले उन सीरीजों को देख लीजिए। उसके पश्चात इसको देखेंगे तो बेहतर, पहले से बेहतर आपको समझ में आएगा। अगर आप पहले से एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं तब देख रहे हैं तो कोई फिर बात ही नहीं है। ठीक, तो देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये सीरीज हमारी इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं हिंदी माध्यम के बच्चों को ज़्यादा यहाँ पर महत्व दूंगा और हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ही मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए सोर्सेज की कमी नहीं है। सोर्सेज तो खूब है, लेकिन उनको उचित सोर्स, जिन सोर्सों की ज़रूरत उनको है, उनसे जो है वो अलग रहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, या पढ़ते भी हैं तो ठीक से उनको बताया नहीं जाता है। तो यहाँ पर दिशाहीनता एक तरह से उनके अंदर रहती है। तो हम यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं, हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, उनको सर्वप्रथम ये बताएं कि आप लोगों को सिलेबस और पीवाईक्यू को बिल्कुल जो है घोंट लेना है, बिल्कुल याद कर लेना है। सिलेबस और पीवाईक्यू मैं जितने भी चैप्टर अभी तक लेकर के आया हूँ, आप शुरू से मेरे सारे जो है एनसीईआरटी के अध्याय देख सकते हैं। उसमें मैं पीवाईक्यू और सिलेबस को जो है बार बार बताता हूँ और लगाता भी हूँ। यहाँ पर देखिए, आप सिलेबस मैंने लगा रखा है। ठीक है, आप पढ़ रहे होंगे स्क्रीन पे। मैं एक एक चीज़ यहाँ पर अब पढ़ के नहीं बताऊंगा, सिलेबस आप सामने रख के भी पढ़ते होंगे। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ें, तो सर्वप्रथम आप उनके पीवाईक्यू देखिए कि हमारे पढ़ने से पहले इससे यूपीएससी प्रश्न पूछा है। अगर पीवाईक्यू में उस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, उस तरह के मैं बोल रहा हूँ, उस तरह का मतलब है कि अगर उससे मिलता जुलता प्रश्न पूछा गया तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि अगली बार हो सकता है। आपको ये भी पता चलना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे भविष्य में क्वेश्चन बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। ठीक, अब इसीलिए हम देखिए यहाँ पर सिलेबस लगा के रखे हैं। आप ये देखिए, इंग्लिश का भी सिलेबस हमने लगा रखा है। हिंदी माध्यम के बच्चों को ये नहीं कि आप हिंदी की में तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश आपको जानना ही नहीं है। इंग्लिश को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इंग्लिश आपके लिए कंपलसरी है। एक तो कंपलसरी पेपर भी आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो ये भी आपको जानते रहना। मैं देखिए यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न लगाता हूँ कि इतनी आपकी तैयारी प्रीलिम्स की और मेंस की इतनी अच्छी करा दूँ कि आप जब भी पेपर दें तो जो है आपको ये फील ना हो कि मैंने जो एनसीईआरटी पढ़ाई है वहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हैं या उस तरह के नहीं आए। मैं ये दावा बिल्कुल नहीं करूँगा कि मेरे पढ़ाया हुआ सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा मेरे उससे, लेकिन इतना तक जरूर पहुँचा दूंगा कि आप उसके बाद अगर अपनी खुद की तैयारी थोड़ी सी कर लेंगे तो आप बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। ठीक, ये देखिए मैंने प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न देखिए। अब डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। अब आप पढ़ कौन सी एनसीईआरटी रहे हैं? आप 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना। तो 7th क्लास की एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं तो आप 7th क्लास की एनसीईआरटी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? तब भी 7th क्लास के एनसीईआरटी से काफ़ी प्रश्न डायरेक्ट फंसे हैं और कुछ आपको अब जैसे आप नदी तंत्र पढ़ रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद गंगा नदी तंत्र पढ़ रहे हैं, अमेजन की बात, विश्व में अगर आप दक्षिण अमेरिका के स्तर पे चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको अमेजन नदी मिलेगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका माइंड पीवाईक्यू पे जाना चाहिए कि पीवाईक्यू में यूपीएससी ने अपवाह तंत्र से, नदी तंत्र से क्वेश्चन पूछा है। अगर पूछा है तो आपको अगली तैयारी ये करनी चाहिए कि गंगा और ब्रह्मपुत्र तो एनसीईआरटी में दिया है, पीवाईक्यू में कुछ क्वेश्चन इससे पूछे गए, लेकिन हमको और भी नदी तंत्र के बारे में जानना चाहिए। तो आप नदी तंत्र के बारे में जाइए, खोजिए, उनको ढूंढिए, पढ़िए। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ 7th क्लास में जितना हो सकता है उतना करा देता हूँ। बाकी अगली क्लासों में जब आप 9th क्लास तक आएंगे, 9th क्लास में भारत के ही भूगोल के बारे में दिया है तो मैं काफ़ी सारे नदी तंत्रों के बारे में चर्चा करूंगा। तो मैं यहाँ पर सीमित रहने का प्रयास करता हूँ कि आपको जितना हो सके उतना जो है सीमित दायरे में रख के पढ़ा दूं। उससे जितनी आपकी बेसिक समझ विकसित हो जाए वो बेहतर हो जाएगी। ठीक, और दूसरी बात ये कि 7th क्लास की एनसीईआरटी से जितनी उम्मीद की जाती है उससे ज़्यादा मैं बेहतरीन यहाँ पर कंटेंट देने का प्रयास करता हूँ। ठीक, तो इसी तरीके से आप देखिए क्वेश्चनों को, बेसिक चीज़ें देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। इनसे जब 7th क्लास की एनसीईआरटी से मैं डायरेक्ट प्रश्न दिखा रहा हूँ, थोड़े बहुत अगर हल्का फुल्का हटा दें तो डायरेक्ट प्रश्न है। ठीक है, बाकी आगे भी मैं जब 9th क्लास में आऊँगा तो बेहतरीन चर्चा करूँगा, आप निश्चिंत रहिए। ये देखिए इस तरह से जो है प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, बाकी और मैं प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी संबंधित प्रश्न यहाँ पर लगा देता हूँ। देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो
जब आप इनकी तैयारी करेंगे तो आपको जब यहाँ से आप 7th क्लास से एनसीईआरटी में 12 तक 6 से लेकर 12 तक की जब पूरी एनसीईआरटी करा दूंगा, तब आप जब पढ़ने के लिए बैठेंगे और जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी तैयारी कैसी है और प्रश्न फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं। ठीक, मैं दावा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि आपका जो है 7th क्लास की एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन फंसवा दूंगा। ठीक, लेकिन ये है कि आपकी समझ विकसित हो जाएगी, बेसिक आपका बढ़िया हो जाएगा। फिर आप स्वयं से भी तैयारी अगर करेंगे आगे तो आपकी आगे की तैयारी बेहतर रहेगी। आप समझ पाएंगे कितना कैसे हमको पढ़ना है। अब मैं उन टीचरों की तरह बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा कि आपको सब कुछ बता दूं, सब कुछ पढ़ा दूं। मेरा उद्देश्य यहाँ पर यह है कि उन चीज़ों को बताऊं जो आपकी काम की। ठीक, तो पढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा संवाद दिया हुआ है, हालांकि मैं संवाद बताने से थोड़ा बचता हूँ। यहाँ पर कहानी दी गई है कि रेणुका नाम की एक बच्ची है, उसके चाचा जो है श्रीकांत हैं। वो क्या है कि वो विश्व के अलग अलग भागों में जो है घूमते हैं और वो एक फोटोग्राफर भी हैं। तो घूम घूम करके अलग अलग तरह के चित्र लेकर के आते हैं, अपने जो है भतीजी को दिखाते हैं, जो रेणुका को। तो रेणुका की जो रुचि है वो वन्य जीव, वनों पर देखने की ज़्यादा है। तो उसके चाचा ये सब चीज़ें दिखाते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में कैसे लोग रहते हैं, कैसे वन्य प्राणी रहते हैं। कुल मिला के ये है कि जो 7th क्लास का बच्चा अगर पढ़ रहा हो तो उसको आकर्षित करने के लिए। तो ये कहानी से कुछ खास ऐसा नहीं है कि इसके बारे में सब कुछ बताएं, आगे हम क्लास में पढ़ ही रहे हैं। ये देखिए अब कह रहा है कि देखिए मैं यहाँ पर कंटेंट पूरा लगा देता हूँ इसलिए कि आपको ये न लगे कि मैं एनसीईआरटी को बहुत ब्रीफ से बता के चीज़ें निकल गया। यहाँ पर मैं पढ़ता जाऊँगा और आपको बताता जाऊँगा। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, पिछली कक्षाओं में आपने देखा है कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि डायरेक्ट कुछ चीज़ें बता के निकल जाऊँ, लेकिन मेरे अंदर से वो मेरी जो अंतरात्मा है वो गवाही नहीं देगी कि यार बच्चों के साथ तो आपने अन्याय कर दिया। तो अन्याय वाली बात नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल आपको जेन्युइन चीज़ मिलेगी। ठीक है, अब देखिए अमेजन नदी बेसिन। अब आपको बेसिन के बारे में मैंने पहले बताया था, यहाँ पर हेडिंग भी दी है अमेजन नदी में जीवन। बेसिन के बारे में मैंने बताया था महाद्वीप का कोई भाग आसपास की सतह से नीचे धंस जाता है तो क्या होता है, बेसिन का निर्माण होता है। तो बेसिन का मतलब ये है कि जैसे नदी है ये, ठीक है, तो नदी एक ढलान में बहती है। तो ढलान जो होता है वो एक तरह से जो है मैदानी भाग, एक तरीके से जो नदी वाला क्षेत्र होता है वो बेसिन कहलाता है। ठीक है, मोटा मोटा। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र 8.2 ठीक है देख लेंगे। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित होते हैं। ठीक है, तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं और मैं फिर से भी आपको बता देता हूं। यहां पर जैसे कि ये आपका जो है पृथ्वी है। ठीक, आराम आराम से दोस्त बताऊंगा, आप लोग जानते रहिएगा। ये है आपका 0 अंश, इसको हम भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम भूमध्य रेखा भी बोल देते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि 0 से लेकर 30 तक का 23.5 अंश भी मान ले, लेकिन हम मोटा मोटा 30 अंश मान लेते हैं। ठीक, नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। ठीक, इसको हम इस रीजन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस पूरे रीजन को, ये पूरे रीजन को हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। कटिबंध माने क्षेत्र तो उष्ण माने गर्म। ठीक, ये पूरा क्षेत्र यहाँ भी। ठीक है, फिर इसके ऊपर जाओगे तो 45 तक, 45 नॉर्थ और 45 साउथ। तो यहां से यहां तक का क्षेत्र, इसको पूरा बना के ये क्षेत्र, ये क्षेत्र ये क्या करता है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। उपोष्ण, उप प्लस उष्ण मतलब कि गर्म है लेकिन उतना गर्म नहीं है, हल्का फुल्का ठंडा भी है। ठीक, ऐसे यहां भी उपोष्ण। ठीक, अब ये वैरी भी करता है, कभी कभी ऊपर नीचे भी होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, इसको 23.5 अंश मान लिया जाता है, कर्क रेखा 0 से 23 मतलब 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश दक्षिण, मतलब 23.5 डिग्री साउथ और नॉर्थ। इसको भी मान लेते हैं कि ये जो है यहाँ तक का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। लेकिन मोटा मोटा आपको हम बता रहे हैं कि आप जो है एक रफ आइडिया जो है रखिए ऐसे। तो 30 अंश ऊपर 30 अंश नीचे, फिर इसके ऊपर 30 से 45 तक नॉर्थ और 45 तक साउथ, ये उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया आपका। ठीक, फिर उसके बाद ये आपका 60 डिग्री साउथ
और ये आपका 60 डिग्री जो है यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र 60 डिग्री जो है कैसा क्षेत्र हो जाएगा, नॉर्थ। ये आपका जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा, शीतोष्ण, ठीक, शीतोष्ण, शीत भी है उष्ण भी है हल्का, ठीक, यहाँ भी ऐसे हो जाएगा ये शीतोष्ण, ठीक। फिर ध्रुवों से यहाँ तक का क्षेत्र जो है शीत कटिबंध कहलाएगा, शीत, ठीक, जीरो यहाँ ध्रुवों से यहाँ तक का क्षेत्र शीत कटिबंध, ठीक। ये चीज आपको पता चल गई होगी। अब आगे हम पढ़ेंगे तो ये चीज आपको समझ में आएगी, ठीक। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम यही चित्र बताएगा आगे, ठीक है, तो हम थोड़ा सा बाद में देख लेंगे उसको। देखिए उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित होते हैं। आपको पता है ये कर्क रेखा 0 से, जैसे यहाँ पर ये है तो ये 0 अंश मध्य भूमध्य रेखा है। फिर इससे 23.5 अंश उत्तर में आप जाओगे, उत्तर में 23.5 अंश दक्षिण में, सॉरी यहाँ पर ऐसे लिख गया, यहाँ पर एन, और ये आपका साउथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके बीच का क्षेत्र क्या है, कैसा क्षेत्र हो जाएगा, ये आपका उष्णकटिबंधीय। इसी को हमने मोटा मोटा जो है 30 मान लिया, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, ठीक है। तो ये खैर गर्मी और ठंडी में ऊपर नीचे होता, पृथ्वी घूमती है और एक अक्ष पर झुकी हुई है अवस्था में, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वैरी करता है, वो आप लोग मैनेज करिएगा। अगली कक्षाओं में कुछ ऊपर नीचे होगा तो एक मोटा मोटा रफ आइडिया मैंने आपको बता दिया, ठीक। फिर क्या कह रहा है, भूमध्य रेखा के 10 अंश उत्तर और 10 अंश दक्षिण। अब देखिए यहाँ पर अब 0 है, ये 0 अंश, इससे 10 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 अंश दक्षिण, 10 डिग्री साउथ का क्षेत्र भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है। भूमध्य के आसपास का है ना, तो भूमध्य रेखीय। अब आप लोग उत्तर में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भूमध्य रेखीय जलवायु कैसी है, भूमध्य सागरी जलवायु के बारे में बताइएगा। भूमध्य सागरी जलवायु मैंने पढ़ाया पिछली कक्षा में, भूमध्य सागरी जलवायु के बारे में बताइएगा, ठीक। फिर क्या कह रहा है, प्रदेश, हाँ, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती, अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। यहाँ पर देखिए आप, अब ये देखिए 0 से 10 डिग्री है ना, ये है 10 डिग्री, तो 0 से 10 डिग्री ये आपका नॉर्थ में हो गया, ये 0 से 10 डिग्री साउथ में हो गया, ये साउथ ये नॉर्थ। इसके बीच वाला क्षेत्र, ये वाले क्षेत्र में अमेजन नदी यहीं पर पेरू के तट से निकलती है यहाँ से, और ऐसे होते हुए सीधा ऐसे जाती है, ठीक। तो ये देखिए अमेजन नदी में जो है, अमेजन नदी की खासियत की बात ये है कि अमेजन नदी में बहुत सारी नदियाँ जो है आकर के सहायक नदियों के रूप में अमेजन नदी से मिलती हैं, ठीक है। तो इसमें जो है, इसको वैज्ञानिक जो है, जो जलवायु वैज्ञानिक है, नदियों के बारे में जो जानना चाहते हैं वो इसके बारे में खोजते हैं कि कहाँ से अमेजन नदी निकली। तो अभी तक इसको पूर्णतः कोई वैज्ञानिक कुछ बताता है, कोई वैज्ञानिक कुछ बताता है, तो पूर्णतः इसको पता नहीं कि कहाँ से निकलती। लेकिन फिर भी हमने जो है इसके बारे में पता चला है कि अपूरी मैक नदी जो होती है यहाँ से, अब इसको अपूरी मैक नदी जो है, अपूरी मैक नदी के रूप में पहले अमेजन निकलती, पहले इसको अपूरी मैक नदी बोलते हैं, अपूरी मैक, ठीक, अपूरी मैक के रूप में निकलेगी। फिर आगे यहाँ पर यूसियाली नदी इसमें मिल जाती है, यहाँ पर आकर के इसको मैं हटा देता हूँ, ऐसे करके यूसियाली नदी मिल जाती है इसमें। फिर आगे आकर के इसमें मैरोनोन नदी मिल जाती है, यहाँ मैरोनोन नदी यहाँ पर मिल जाती है इसमें, ठीक है। तो फिर आगे ये जो यहाँ से ये क्या है, यहाँ पर छोटा क्षेत्र है इसलिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ बड़े से, फिर आगे ये अमेजन नदी कहलाती है, ठीक है। तो ये पूरा जो है एक आइडिया है, और सैटेलाइट के द्वारा दिया गया चित्र यहाँ पर देखिए, ये इंग्लिश में भी दिया है, ठीक है। इस तरह से जो है आपको ये चित्र देख रहे होंगे अमेजन नदी का, ये है, ठीक है। अमेजन वर्षावन का क्षेत्र हो गया, अमेजन बायोम हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। ध्यान दें कि पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर, अंध महासागर का मतलब अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर में गिरती है, ठीक है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। जैसे ये जो है नदी, यहाँ पर ये आपका समुद्र है,
ये नदी आकर के समुद्र में जैसे प्रवेश करती तो ये आपका नदी का मुहाना कहलाता है। ठीक है, ये पहले भी मैंने बता दिया था। अब मैंने अमेजन नदी में थोड़ी सी गलती हो रही बार बार पढ़ने में। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। मैंने बताया ना कि जैसे ये नदी है एक मुख्य, इस पे बहुत सारी सहायक नदी आकर के मिलती हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे 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 तो ये क्षेत्र क्या हो जाता है, बेसिन कहलाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भागों में अपवाहित होती हैं। ठीक है, तो उसके आसपास की जो नदियां होती हैं उसके आसपास ये बहती हैं। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? अभी हम इसके बारे में पता करेंगे। ये आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये आपका जो है ये आपका इक्वेटर है। ठीक, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा है, ये आपकी मकर रेखा। ठीक, अब ये देखिए इक्वेटर इसके बीच से होकर जा रही है, तो 10 डिग्री ऊपर ये मान लो, ये 10 डिग्री साउथ, यहाँ तक का क्षेत्र जो है अमेजन नदी के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया। ठीक, ये क्षेत्र। अब इसको आप जो है इधर बगल में भी देख लीजिए, ये देखिए। अब आप जब भी मैं मैपिंग कराऊंगा तो आप इसको ठीक से देखिए मैं कैसे मैपिंग कराऊंगा। आपको देशों को बिल्कुल सिंपल तरीके से एक राउंड मार के सीखना है। जैसे हम चले, पेरू से चले इक्वाडोर, इक्वाडोर से कोलंबिया, कोलंबिया से वेनेजुएला, वेनेजुएला से गुयाना, गुयाना से सुरिनाम, सुरिनाम से फ्रेंच गुयाना, फिर ब्राज़ील आ गए, ब्राज़ील से फिर उरुग्वे, उरुग्वे से अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से ना चिली, फिर बीच के 2 देश और याद कर लो, बोलीविया और पराग्वे। तो आपके ये 13 देश जो भी हैं, ये सभी देश के बारे में आपको एक मोटी मोटी जानकारी मिल गई। ठीक है, अब नदी जैसे निकलती है इससे, तो जैसे ब्राज़ील आपका क्षेत्र हो गया, पेरू हो गया, ठीक है, ब्राज़ील हो गया, ठीक है, इक्वाडोर हो गया, इनसे सहायक नदी आकर के मिलती है, फिर कोलंबिया हो गया, फिर बोलीविया हो गया, ठीक है, फिर आपका जो है वेनेजुएला हो गया। इसी तरह से अन्य देश जो मिल करके इनसे छोटी छोटी सी नदियां होती है, ऐसे घूमती हुई ये यहाँ पर अटलांटिक महासागर में प्रवेश कर जाती है। ठीक, अब यहाँ पर जो है अमेजन जंगल भी है बहुत बड़ा, तो ये क्षेत्र आगे हम पढ़ेंगे अमेजन जंगल के बारे में। अब यहाँ पर देखिए कि कर्क रेखा जो भूमध्य रेखा है उससे कौन कौन से देश आपको जिनसे होकर के कर्क रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा निकलती है। ठीक, तो ये आपका कोलंबिया हो गया। पहले इनसे प्रश्न यूपीएससी बना देता है। ठीक है, जैसे कि यूपीएससी ने अभी 2-4 साल पहले एक प्रश्न बनाया था कि जो भारत का क्षेत्र है उससे 82.5 इंच जो है टाइमलाइन निकलती है, टाइमलाइन रेखा जो होती है वो निकलती है, तो वो किन किन राज्यों की राजधानियों के नज़दीक से निकलती है, सबसे नज़दीक कौन कौन से राज्य की राजधानियां हैं। तो ऐसे 4 राजधानियां दे दी थी, उनसे जो है आपको आंसर बताना था। तो यूपीएससी जब, अब देखिए यहीं से आप नेचर को, यूपीएससी के नेचर को समझिए कि जब वो टाइमलाइन से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है तो इन फ्यूचर इससे भी तो पूछ सकता है, पूछता ही रहा है। स्टेट पीसेस में भी आप देखते रहे होंगे, देखते होंगे तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो कोलंबिया हो गया आपका, इक्वाडोर हो गया, इक्वाडोर, कोलंबिया, ठीक है, फिर इसके बाद आप आओगे तो ब्राज़ील भी हो गया, ब्राज़ील देखिए ये जा रही है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, 3 देश आपके दक्षिणी अमेरिका में हो गए। फिर आप आओगे तो अफ्रीका में आपको क्या क्या मिलेगा, साओ टोमे एंड प्रिंसिप, फिर गैबोन, फिर उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कांगो। कांगो के 2 भाग हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो कांगो को 2 भागों में विभाजित करेंगे तो 2, कांगो पूरा एक क्षेत्र आता है तो उसमें 2 भाग बट गए, रिपब्लिक ऑफ कांगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक, फिर उसके बाद युगांडा, युगांडा के बाद केन्या, केन्या के बाद सोमालिया, फिर आपका मालदीव वाला क्षेत्र आ जाएगा। ठीक, फिर आपका इंडोनेशिया का भाग आ गया, फिर करबत्ती आ जाएगा। ठीक, इस तरह से जो है इन क्षेत्रों को आप रट लीजिएगा। रटने का मतलब, मेरा रटने से मतलब नहीं है, याद करने से मतलब, ये समझने से मतलब, इतना आप समझ लेंगे, रफ एक आइडिया रखिए। इन फ्यूचर अगर यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है तो हो सकता है ऐसे प्रश्न बनाए तो आप इन प्रश्नों को हल करने। अब मैं एक होमवर्क देता हूं आपको, होमवर्क दे रहा हूं कि कर्क रेखा जो निकलती है यहां से, कर्क रेखा और मकर रेखा मैंने एक मोटा मोटा बना दी, इन पर जो देश अवस्थित हैं उन देशों के बारे में बताइएगा। ठीक है, ये होमवर्क है, कमेंट करिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आगे पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया ना कैसे आपको देशों के बारे में, जब मैं मैपिंग कराऊंगा तो स्पेशल आपको बताऊंगा। थोड़ी सी जानकारी और ले लीजिए अमेजन नदी के बारे में यहाँ पर।
कि अमेजन नदी जो है विश्व की लार्जेस्ट रिवर है। लार्जेस्ट का मतलब बड़ी रिवर है, और नील नदी के बाद सबसे नील नदी जो है अफ्रीका में है। मैंने पहले भी बताया, कभी स्पेशल नदियों के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो वहाँ पर मैं स्पेशल एक एक नदी के बारे में चर्चा करूँगा। अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद सबसे लंबी अगर नदी है कोई तो कौन सी? अमेजन। ठीक। और बेसिन जो क्षेत्र है, बेसिन इसका बहुत बड़ा है, बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं इस पे आकर के मिलती हैं, ऐसे 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 इधर से भी। ठीक। तो बहुत सारी नदियों के मिल जाने से इसका बेसिन बहुत बड़ा है। तो जल ग्रहण क्षेत्र के हिसाब से ये जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है, इसीलिए इसको लार्जेस्ट रिवर भी बोलते हैं, लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड। ठीक। तो एक बेसिक चीजें आपको यहाँ पर जानकारी मिल गई। आपको ये पता है कि ये जो है पेरू के तट से निकलती, पेरू में एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत से निकलती है। ठीक। इसको अपूरी मैक नदी कहते हैं। अपूरी नदी में मिलती है कौन सी? यूसियाली नदी। यूसियाली नदी के बाद इसमें मिलती है मैरनोन नदी, मैरनोन नदी के बाद ये अमेजन नदी कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो पेरू के पास एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत में मिस्मी करके, मिस्मी आपकी चोटी है, मिस्मी पीक है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं। आपकी जो है यहाँ पर एंडीज पर्वत है, इसमें जो है मिस्मी पीक है, मिस्मी पीक मिस्मी चोटी, वहां से जो है ये नदी निकलती है, जहाँ इसे मैरनोन नदी बोल सकते हैं, मतलब कि अपूरी मैक करके नदी का नाम। अलग अलग जो है भूगोलवेत्ता या जलवायु वैज्ञानिक अलग अलग तरीके से बताते रहते हैं। ठीक है। तो रिसर्च चलता रहता है, तो थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। एग्जैक्ट जो है आपको ये जानना है कि अमेजन नदी आगे चल के कैसे बनती, तो मैंने मोटा मोटा बता दिया। अब इसमें सहायक नदी जैसे ये निकल रही है, तो इस पर सबसे पहले आपकी जवारी नदी मिलेगी। ठीक। दाएं से इसमें मिलती है, तो पहले जवारी नदी मिलेगी। थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि हो सकता है यूपीएससी प्रश्न पूछे तो आप बता दो। फिर पुरुष नदी मिलेगी आपकी, पुरुष नदी। फिर उसके बाद दाएं से मिल रही है। ठीक है। फिर मदीरा नदी मिलेगी। फिर इसके बाद तपाजोस नदी मिलेगी। ठीक है। फिर बाएं से क्या है? बाएं से आपकी जो है जपूरा नदी मिलेगी। ठीक है। फिर इसके बाद आगे पारू नदी मिलेगी। फिर जारी नदी मिलेगी। ये थोड़ा सा आप रफ आइडिया रखेंगे ना, तो यूपीएससी हो सकता है कि ऐसा ना पूछे दाएं से बाएं, ये भी पूछ सकता है कि पुरुष, मदिरा, तपाजोस और पारू ये किनकी सहायक नदियां हैं। ठीक है। ऐसे एक मतलब अगर अमेजन, क्योंकि अमेजन में जो है लगभग आग लगती रहती है हर 2-3 सालों के बीच में, तो ये सब जो है नदियों के नाम आते रहते हैं। ठीक है। एक आपको जानकारी और दे दूं यहाँ पर कि जो पेरू और ब्राजील में जो अमेजन के घने जंगल है, पेरू और ब्राजील, पेरू आपका ये है देखिए मैप में, और ये ब्राजील, तो यहाँ पर जो अमेजन के जंगल मिलते हैं उनको हम सेल्वास के नाम से जानते हैं, सेल्वास। ठीक। तो इनके बारे में भी आप थोड़ा सा जानकारी लेते रहिएगा। ठीक। मोटा मोटा आपको ये आइडिया हमने दे दिया। अब यहाँ पर जो जंतु जानवर वगैरह मिलते हैं उनमें से मैं कुछ नाम यहाँ पर बता देता हूँ आपको, क्योंकि यूपीएससी प्रश्न पूछता रहता है ऐसे। तो मैं चाहता हूँ कि आप अगर यहाँ थोड़ी सी तैयारी कर रहे हो तो आपकी ऐसी तैयारी हो जाए कि आप जो है चूके ना। बाकी आगे तो मैं जो है आपको सारी जानकारी दूंगा, आगे की कक्षाओं में आपको मिलेगा। यहाँ पर जो वन्य जीव मिलते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे ग्रीन एनाकोंडा मिल जाता है आपका, ये सर्प की एक प्रजाति है, ग्रीन एनाकोंडा। ठीक। और जैगुआर, शेर कैट फैमिली का है जैगुआर। कॉगर भी एक जो है जानवर होता है, इसे शेर की प्रजाति का होता है, मतलब कैट फैमिली का होता है। ठीक है। फिर अमेजन नदी, डॉल्फिन। गंगा ब्रह्मपुत्र में कौन सी डॉल्फिन मिलती है? कमेंट करके बताइएगा, आगे हम पढ़ेंगे भी। सुसु करके मिलती है, सुसु। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास मिलती है। ठीक है। सुसु जो डॉल्फिन मिलती है ना, वो सुसु होती है, आंख से उसको दिखता नहीं, सेंस करती है वो, इसलिए उसका नाम सुसु है। ठीक है। अमेजन नदी डॉल्फिन हो गया। ठीक। फिर आपका क्या है? टोको टुकान।
टोको टुकान अभी मैं दिखाऊंगा, एक जो है बर्ड है, उसकी रंग बिरंगी चोंच होती है, ठीक है। और जो है गुंजन पक्षी जिसको हमिंग बर्ड बोलते हैं वो मिलती है। फिर आपका जो है ब्लैक कैमन, ब्लैक कैमन, ब्लैक कैमन। फिर आपका रेड वुलर, रेड वुलर, ठीक। फिर आपका गोल्डन लॉयड तमारिन, गोल्डन, ये बंदर की प्रजाति है, लॉयन तमारिन। यूपीएससी देखिए इनमें से कुछ लिख देगा, ये सब आप जानते हैं, जैगुआर जानते हैं, आप लिख देगा कॉगर, डॉल्फिन लिख देगा, डॉल्फिन छोड़ देगा, टोको टुकान, गुंजन, ब्लैक कैमन, ये अजगर की एक प्रजाति है, ठीक है, रेड वुलर और गोल्डन लॉयन। इनमें से बोल देगा, कह देगा कि जो है ये किस वनस्पति में मिलते हैं, या लिख देगा कि गोल्डन लॉयड तमारिन आपके अमेजन लिख देगा, ब्रह्मपुत्र लिख देगा, कुछ नाम लिख देगा स्पेशल उठा के, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये एनवायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो इनके बारे में आप जानते रहिएगा। फिर गोल्डन लॉयड तमारिन हो गया, बंदर की प्रजातियां हैं ये, बंदर की आगे अभी मिलेगा भी, मैं स्पेशल आपको यहाँ पर बता देता हूँ। फिर बंदर के बाद जो है बंदर की और भी प्रजातियां वहाँ पर मिलती है, जैसे हाउलर हो गया, हाउलर। फिर आपका हाउलर बंदर हो गया, जिसको एक होता है कैपुचिन, कैपुचिन बंदर भी हो गया, ये जो है वहाँ पर मिलते थे। ये मैं एक बेसिक आपको जो है एक आइडिया मैंने यहाँ पर दे दिया। अब आगे पढ़ेंगे तो फिर इसके बारे में और जानकारी आपको मिलती रहेगी, ठीक है, और भी वनस्पतियाँ जो मिलती हैं। अब वहाँ की जलवायु कैसी है, ठीक है, इसके बारे में जैसा कि अब आप जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है, आपको अभी पढ़ ही लिया आपने, फैला है, और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। आपको पता ही है कि गर्म कैसा है, जैसे ये इक्वेटर है तो इसके आसपास क्षेत्रों में हम लोग भी लगभग जो है 23.5 अंश के आसपास कर्क रेखा के आसपास रहते हैं, तो वहाँ पर भी हमें गर्मी का एहसास होता है। तो जैसा एहसास आपको जून और कैसे किन महीनों में मिलेगा, जून से लेकर के सितंबर तक के महीने में, या जुलाई तक के महीने में, अगस्त तक के महीने में कैसा फील होता है, चिपचिपी सी लगती है, नमी रहती है, जो वायु होती है यहाँ पर 2 सेकंड, हाँ, जून से अगस्त मान लो, ठीक है, जून से अगस्त। तो क्या होता है कि यहाँ पर जैसे आपको एहसास होता है जून से अगस्त में, अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो आपको ये थोड़ा सा फील होता होगा कि जून से अगस्त के बीच में आपको चिपचिपी सी महसूस होती है। चिपचिपी का मतलब क्या होता है कि वायु जो है, वायु में आर्द्रता, आर्द्रता घुली होती है, मिली होती है, ठीक है, लेमैन भाषा में बता रहा हूँ। तो ये कैसा होता है, जैसे कि यहाँ पर तापमान यहाँ का ज़्यादा हो रहा है, तापमान होने के साथ साथ यहाँ पर जो जल है वो क्या होता है, वाष्पित होकर के जलवायु में या वायु में मिल जाता है, फिर वो ऊपर जाता है, ठीक। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र रहता है। आर्द्र पता ही है आपको, नमी रहती है, शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती, बताई दिया मैंने। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, ठीक। जहाँ जो है तापमान यहाँ बढ़ा और वाष्पित हुआ, जो है क्या होता है कि यहाँ पर जो है तापमान पड़ रहा है, 0 डिग्री है, ठीक, तापमान पड़ रहा है, तापमान के साथ यहाँ पर जल जो हो गया वाष्पित होकर के संवहन तरंग के रूप में ऊपर जाएगा, संवहन तरंग के रूप में ऊपर जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, संघनित हो जाएगा, संघनित हो तुरंत बारिश हो जाती है। तो लगभग वही 2-3 बजे के बाद इसमें यहाँ पर इन क्षेत्रों में बारिश हो जाती है। वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के ऐसे बढ़ जाता है। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है, रात के समय तापमान कम हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। तो आप देखते हो कि जून जुलाई में रात में भी आपको आर्द्रता लगभग ठीक ठाक दिखाई देती है, ठीक। यहाँ पर आपको पता ही सहायक नदी के बारे में आपको हमने बता ही दिया था। सहायक नदी क्या होती है, जैसे कि एक ये आपकी मुख्य नदी है, ठीक, इस पर छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती, तो इनको हम क्या कह देते हैं, जैसे ये मिल रही है तो ये क्या कहलाएंगी, सहायक नदी कहलाएंगी। और ये आपकी कैसी नदी होगी, ये आपकी मुख्य नदी होगी, ठीक। तो ये छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र पानी को बहाकर ले जाती है वो उसका बेसिन, अब मैंने बताया ना, जैसे ये बह के ये सहायक नदी आ गई, ये सहायक नदी, तो ये इसका क्षेत्र क्या हो गया, बेसिन क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो एक ढलान में बह रही है, तो ढलान के कारण कई सारी नदियाँ इसमें आके ऐसे मिल रही हैं, ठीक। तो ये आपका जैसे ये मिले, तो ये आपका कैसा बेसिन हो गया। जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है, बेसिन अथवा जल संग्रहण, यहाँ से जल संग्रहण करके जा रही ना।
अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। जानते हैं इतनी सारी सहायक नदी है जिनके बारे में अभी भी ठीक से जान पाना असंभव है। ठीक है, पढ़ते हैं। जब स्पेन के अन्वेषक, अन्वेषक का मतलब खोजकर्ता, ठीक है, स्पेन के अन्वेषक स्पेन के होंगे, ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर, सिर पर सुरक्षा कवच एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासी ने उन पर आक्रमण किया। ठीक है, अब अमेजन जंगल है यार, वहां पर कैसे जनजाति लोग रहते हैं। अब जनजाति लोग, बाहरी व्यक्ति जब उनके क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इनको लगता है कि यार ये कौन सा बाहरी व्यक्ति आ गया, तो उन पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, ऐसे अपने भी अंडमान निकोबार में भी कुछ जनजातियां ऐसी रहती जो धनुष बाण का यूज करती। कोई वहां पर प्रवेश करता है तो उनको क्या करते हैं, वो धनुष बाण का प्रयोग करके उनको मारने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा क्षेत्र हो गया, कौन व्यक्ति आ गया जो हमारे क्षेत्र में अंदर प्रवेश कर रहा है। ठीक है, इन आक्रमणकारियों ने उन प्राचीन रोमन साम्राज्य की एमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। ठीक है, ये इतिहास का विषय है, इसमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ कि रोमन साम्राज्य के बारे में आप जानने की कोशिश करिएगा। रोमन साम्राज्य आगे जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वर्ल्ड हिस्ट्री का ये पार्ट है। वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस में नहीं है, लेकिन बेसिक पढ़ने, जब हम शुरुआती वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें रोमन साम्राज्य के बारे में हमको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रबोधन जैसे हो गया, इनलाइटमेंट, प्रबोधन वगैरह पढ़ोगे तो हमको शुरुआत प्रबोधन से करना पड़ेगा, तभी आप वर्ल्ड हिस्ट्री जान पाओगे। तो रोमन साम्राज्य के बारे में आप हमको, अगर किसी को जानकारी हो तो वो कमेंट में बताएंगे, नहीं तो मैं जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको सिलेबस कराते समय रोमन साम्राज्य के बारे में स्पेशल जानकारी दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। वर्षावन आपको पता ही है, मैंने पहले कक्षा में भी चर्चा करी थी। सदाबहार वन होते हैं जिनमें जो है लगभग 300, 400, 200 सेंटीमीटर से अधिक की जो बारिश होती है उसको हम वर्षावन की संज्ञा देते हैं। वहाँ पर जो वन उगते हैं उनको जो है हम वर्षावन कह देते हैं। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि सघन, सघन मतलब बहुत ज़्यादा जो है वन पाए जाते हैं वहाँ पर। ठीक, उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं में छत सी बन जाती है। जैसे ये आपके एक वन यहाँ है, ठीक, फिर एक ही वन यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, फिर एक वन यहाँ ऐसे ऐसे। अब क्या होता है, पत्ती और शाखाएं वगैरह सब एक साथ मिलते हैं तो यहाँ पर एक छत जैसी बन गई। ठीक, फिर क्या होता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता है। जैसे ये सूर्य है तो इसका प्रकाश नीचे पहुँचे नहीं, यहाँ बड़ा अंधेरा रहता है। ठीक है, यहाँ पर भी छोटे छोटे जो है पौधे उग जाते हैं। वो क्या करते हैं, इनके सहारे उगते हैं। तो इनसे क्या करते हैं, ये सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो छोटे पौधों को देते हैं, छोटे पौधे जो पोषक तत्व जमीन से प्राप्त करते हैं वो इनको दे देते हैं। तो एक दूसरे से जो क्या होता है, सहजीवी संबंध बन जाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड और ब्रोमिलाइड। परजीवी, पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सहजीवी, परपोषी और परजीवी के बारे में। बेसिक चीजें आपको बिल्कुल यहाँ पर तैयार करा दूंगा, आप इससे बेफिक्र रहिए। आपकी जो थोड़ा सा समय भी दीजिए दोस्त। अगर आप कहोगे कि 15 मिनट में मैं एनसीईआरटी पढ़ा दूँ तो फिर बेसिक चीज़ें आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो बेसिक चीज़ों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको बेसिक बिल्कुल बेहतरीन करा दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखिए परजीवी क्या होता है, एक परजीवी पौधे होते हैं, एक आपके परपोषी पौधे होते हैं। परजीवी पौधे में क्या होता है, जैसे ये वृक्ष है, ठीक। अब क्या होता है कि ये जो है, जो पौधे दूसरों के पोषण ऊर्जा लेते हैं, जैसे कि ये छोटा सा पौधा है ये, ठीक है, ये इससे क्या है, प्रकाश, यहाँ सूर्य है, ये इसको प्रकाश मिल रहा है इससे, ये इससे प्रकाश से ऊर्जा बनाएगा। अब इससे छोटे पौधों को, अब ये तो ऊपर निकल नहीं पा रहा है, अब यहाँ पर और भी पौधे हैं तो इसको प्रकाश मिल नहीं पा रहा, तो ये इससे अपनी ऊर्जा लेगा, ठीक है। तो ये क्या है, इससे पोषण ग्रहण कर रहा है, तो ये क्या हो गया, दूसरे पर आश्रित हो गया ना ये पौधा, तो ये क्या कहलाएगा, ये पौधे को हम परजीवी पौधा कहेंगे, परजीवी पौधा, ठीक है। अब परपोषी पौधा क्या हो गया, ये पौधा जो इसको पोषण दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, परपोषी पौधा कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक छोटी जानकारी दे दी। आर्किड के बारे में आपको पता होगा कि दुनिया भर में पाया जाने वाला ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। आर्किड,
आर्किड जो है, जैसे अपने भारत में आप जो है जानते होंगे अमरबेल, अमरबेल के नाम सुने होंगे, अमरबेल ऐसा पौधा जैसे आप कभी देखा होगा, जैसे ये पेड़ है तो इसके ऊपर जो है बबूल अबूल के पेड़ में आपने देखा होगा कि एक जो हरे रंग की जो है यहाँ पर इसके ऊपर कुछ छाल पड़ी होती है, तो क्या होती है उसको, उसका नाम, उसको जो है हम परजीवी पौधे के नाम से जान सकते हैं। लता होती परजीवी टाइप की, ये दूसरे पौधे पर ही आश्रित होती है और जिस पेड़ पर पड़ गई तो उसका पूरा पोषक छीन लेती है। ठीक है, उसी तरह से ये आर्किड वगैरह हो गया, ब्रोमीलाइड भी हो गए। ठीक है, ब्रोमीलाइड, ब्रोमीलाइड की एक खासियत बात यह है कि ये इसके पत्ते जो है पॉकेट नुमा होते हैं, इसमें पानी भर जाता है इनके पत्तों में, इनके पत्ते जो हैं, पत्ते बन नहीं पा रहे हैं आप, थोड़ा सा जो है इनके पत्तों में क्या हो जाता है कि पानी भर जाता है, तो इसमें मेढक वगैरह अपने अंडे वगैरह इसमें दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत में भी कुछ प्रजातियां आर्किड की पाई जाती हैं, जैसे कि असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ऐसे पौधे। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, शॉर्ट में लिख रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, असम और आपका सिक्किम, ठीक है, फिर आपका मेघालय, इन क्षेत्रों में भी और आसपास। अब जैसे कह देगा कि आर्किड केवल अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है तो गलत हो जाएगा कथन, केवल असम में पाया जाता है। अब ये कह देंगे पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है, तो मोटा मोटा आप मान सकते हो कि हाँ वहाँ पर लगभग क्षेत्रों में है। अब ये नहीं कि आप कह दो कि नागालैंड में इन 4 में ही पाया जाता है, नागालैंड में नहीं, तो थोड़ा बहुत संस्कृति तो वनस्पति वगैरह तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो मिलती रहती है, तो थोड़ा सा मैनेज कर, ये कॉमन सेंस है, ऐसे कॉमन सेंस आपको यूज करने चाहिए। अब आपने जितना पढ़ा कि अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मेघालय, इसके अलावा कहीं नहीं पाया जाएगा, तो ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मोटा मोटा। ये तो यूपीएससी भी आपसे अपेक्षा रखता है कि आपका कॉमन सेंस कितना अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं इसमें, इसके बारे में। हाँ, तो यहाँ पर परजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किड और ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं, आपको मैंने बता ही दिया ब्रोमीलाइड। अब ये देखिए ये चित्र हो गया अमेजन वन का, देखिए कितना घना है, देखिए है ना, सूर्य का प्रकाश भी नहीं आता। अब ये तो उजाला थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन नीचे बिल्कुल। तो कुछ पौधे जो है इन पौधों की वजह से, कुछ पौधे जो है इन पौधों की वजह से नीचे जो है इनसे पोषक ग्रहण करते हैं, तो इन्हीं को जो है क्या कह देते हैं, परजीवी पौधे। और ये पौधे जो बड़े होते हैं, जो जिनको जो है पौधे, जिन पौधों पर जो है परजीवी पौधे आश्रित होते हैं, उन्हें हम परपोषी कहते हैं। ठीक है, तो ये बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए आर्किड को मैंने बता दिया, ये आपका आर्किड है। अब देखिए यूपीएससी जैसे आपने क्या नाम है, करंट अफेयर आप पढ़ेंगे, जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो इनके बारे में, ऑर्किड के बारे में पढ़ेंगे, ब्रोमीलाइड के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको जानकारी हो जाएगी। ठीक, तो आपका जो है जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो ऐसे शब्द आर्किड और ब्रोमीलाइड जब आप देखेंगे तो आपका जो है वहाँ पर माइंड अच्छे से काम करेगा कि हाँ यार ऐसे प्रश्न एनसीईआरटी में थे। फिर पीवाईक्यू में आपने कोई प्रश्न देख लिया इससे संबंधित, क्योंकि वनस्पतियों से संबंधित यूपीएससी प्रश्न हमेशा एनवायरमेंट वगैरह में पूछता रहता है। हिमालय की वनस्पति पूछ लेगा, पश्चिमी घाट की वनस्पति पूछ लेगा। हाँ, ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है, अभी जैसे मैंने बताया। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग कर अंडा देने के लिए करते हैं। ठीक, तो ये ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। वर्षा वन जहाँ पाए जाएंगे वहाँ पर बहुत सारे वनस्पति वन्यजीव पाए जाएंगे। टूकन अभी मैं आगे दिखाऊंगा। गुंजन पक्षी जिसको हमिंग बर्ड बोलते हैं, ये है आपका गुंजन पक्षी। रंगीन पक्षती, पक्षती माने पंख वाले, रंगीन पंख वाले पक्षी, और भी पक्षी होंगे। भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले, अब जैसे यहाँ पर जो पक्षी पाए जाएंगे उनकी चोंच भी थोड़ी सी बड़ी होगी, क्योंकि भोजन वगैरह को वो आराम से खा सकते हैं। ठीक है, चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाते हैं। भारत में पाए जाना समान पक्षियों से भिन्न होता है। ठीक है, यहाँ की चोंच वगैरह ज़्यादा लंबी होती होगी, देखिए यहाँ पर ये इसकी चोंच देख रहे होगे आप, तो बड़ी देते हैं क्योंकि आराम से जो है वो खा सके, क्योंकि कास्ट वगैरह जो पेड़ होते हैं वो जो है कठोर होते हैं। ये कॉमन सेंस काम करेगा वहाँ पर, ये कॉमन सेंस आप काम करेगा क्यों होती हैं। कभी यूपीएससी हो सकता पूछ ले कि बड़ी चोंच वाले जो है पक्षी कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका एक दिमाग जाना चाहिए कि वहाँ पर जो लकड़ियाँ होती है, ठोस होती हैं, उनको तोड़ने के लिए, खाने के लिए, उनकी छाल वगैरह और जो पक्षी वगैरह से अटैक करने के लिए ये काम करती हैं। ठीक, यहाँ पाए जाते हैं प्राणियों में बंदर, स्लॉथ, आगे में चित्र दिखाऊंगा, चींटी खाने वाले टैपीर, सुअर जैसा होता है थोड़ा सा, पिग जैसा,
यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती है। ठीक, इन वनों में पाई जाती है, आपको पता ही होगा। अभी मैंने सारी चीज आपको पहले बता भी दी। मगरमच्छ, सांप, अजगर और एनाकोंडा, जैसे कि ग्रीन एनाकोंडा, बोआ, कुछ ऐसी प्रजातियां। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या मछली ऐसी होती जो आपको जो है अचानक आप पिरान्या मछली के क्षेत्र में घुस गए तो आपको भी खा जाएंगे, तो ये मांस खाती हैं। समेत अनेक मछलियां आपको मिलेंगी। कि विभिन्न प्रजातियां अमेजन नदी में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। मतलब आपको पता है कि जहाँ पर बारिश होगी, वनस्पतियां घनी होंगी, तो वहां पर सीधी सी बात है पक्षी जानवर आपको खूब मिलेंगे। ठीक है, कॉमन सेंस आप अप्लाई करोगे तो आपको सीधी सी बात है कि आप देखते होगे कि बारिश जब होती है तो हमारे यहाँ कीड़े मकोड़े अनेक तरह के जो सांप बिच्छू निकल के आ जाते हैं। तो आप इससे भी एक आइडिया लगा लेंगे, जहाँ पानी वगैरह बरसेगा, जंगल होगा, वहाँ पर जीव जंतु आएंगे, उनको सुरक्षा महसूस होती है कि यहाँ पर हम सुरक्षित हैं, जंगलों के आसपास सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका स्लॉथ, ये आपका टूकन, देखिए चोंच यहाँ इसकी भी बड़ी है। ठीक, रंग बिरंगा होता है। ये आपका टैपीर, ये क्या करता है, आपका चींटियों को खाता है। ठीक, तो इसके बारे में ये चित्र आप देख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। वर्षा वन के निवासी कौन कौन होते हैं? यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते थे तो नदी में मछली पकड़ते हैं। ठीक, यहाँ के जो अमेजन नदी बेसिन है उसके क्षेत्र में जो जनजातियाँ वगैरह रहती हैं, उनके पुरुष वर्ग क्या करते हैं और महिला वर्ग क्या करते हैं, उनके बारे में एक मोटा जानकारी आपको दे रहा है, तो आप लेते रहिए। जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं, वे मुख्यतः टेपियोका जो है अरबी, जो आपने खाई होगी, अरबी घुइयाँ जिसको बोलते हैं, अपने यहाँ उत्तर भारत में घुइयाँ आपने खाई होगी, उस तरह का होता है। अभी मैं आगे चित्र भी दिखाऊंगा। अनानास, शकरकंद जैसा, टेपियोका जो है शकरकंद जैसा भी होता है, आप देख सकते हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। ठीक, वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। अब कर्तन और दहन कृषि पद्धति क्या होती है, मैं इसको भी समझा देता हूं। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ये आपका क्षेत्र, ये आपका खेत है एक। ठीक, यहाँ पर आपने कुछ फसल उगाई। ठीक है, ये आपकी फसल होगी, एक खेत आपका ये है, यहाँ पर फसल उगाई, आपने फसल तोड़ ली, खा ली। अब क्या हुआ कि ये फसल जो है बहुत सालों तक आप यूज करते रहे इस मिट्टी का, इस खेती को यूज करते रहे, तो क्या होता है कि यहाँ की जो पोषक तत्व मिट्टी में मिले होते हैं, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, खत्म होने लगते हैं। पोषक तत्वों की जो है कमी होने लगती है, तो क्या करते हैं कि यहाँ के जनजातीय क्षेत्र, यहाँ पर रहने वाले लोग दूसरे जगह विस्थापित हो जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, यहाँ खेती करने लगते हैं। और यहाँ की जो फसल के अवशेष जो बचे हुए थे उनको इन्होंने क्या कर दिया, जला के छोड़ दिया। तो ये क्या होता है, मिट्टी जो है आपस में पोषक, कुछ सालों तक यहाँ खेती नहीं की गई तो क्या होते हैं, ये पोषक इसमें धीरे धीरे पानी बरसता है और यहाँ की राख वगैरह, मिट्टी यानी कि खाद फसल वगैरह इसी में मिलती रहती है, तो ये क्या हो जाती है, पोषक तत्वों से भरपूर हो जाती है। तब तक इधर यूज करते हैं। ठीक, यहाँ यूज किया, फिर जब इसको यूज कर लिया, यहाँ के पोषक तत्व कम होने लगते हैं। जब यहाँ के कम होने लगेंगे पोषक तत्व, यहाँ के पोषक तत्व क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे, तो फिर इधर प्रस्थान कर जाएंगे, इधर विस्थापित हो जाएंगे। इसी को हम जो है कर्तन, और इसको इंग्लिश में स्लैश एंड बर्न बोलने तकनीक बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न, कर्तन और दहन पद्धति। ठीक, जानकारी आपको हो गई होगी। इनका मुख्य आहार मेनियोका हम कसावा भी बोलते हैं, जिसे कसावा भी कहते हैं। ये आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होती। ये चींटियों की रानी एवं अंडोकोष भी खाते हैं यहाँ के लोग। ठीक है, कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। कॉफ़ी, अब देखिए यूपीएससी ने कॉफ़ी संबंधित बोर्ड पूछा था 2021 या 22 में जो है कॉफ़ी बोर्ड पूछा था। ठीक है, इसी तरह से जो है चाय बोर्ड भी पूछता है। तो इसी तरह से आपको याद रखना कि एक हो सकता है इन फ्यूचर यूपीएससी प्रश्न बना दे कि कॉफ़ी कहाँ पाई जाती है, तो आपको मोटा एक आइडिया हो गया कि कॉफ़ी जो है
आपका अमेजन नदी के आसपास अमेजन वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आपको एक आइडिया ये होगा कि ये अगर कभी पूछेगा तो एक कथन अगर रख देता तो आप कहीं ना कहीं उस कथन को काटने की स्थिति में तो हो जाओगे। 7th क्लास की एनसीईआरटी से अभी आगे पता नहीं क्या क्या मिलेगा, इतनी जानकारी मिल जाएगी कि आप ज्योग्राफी एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी जरूरत पड़ती है तो मैं खड़ा हूँ, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं जो भी मटेरियल आपको दूंगा 100% बढ़िया दूंगा, फर्स्ट क्लास दूंगा, और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट अच्छा भी होगा। तो मैं अगर यहाँ एनसीईआरटी से आपकी पूर्ति नहीं होती तो मैं कुछ जो है सिलेबस वगैरह अपने पास से नोट्स, अगर नहीं पढ़ा पाऊंगा तो कुछ नोट्स दे दूंगा, खुद भी पढ़ के उसको पढ़ा दूंगा, समय निकाल के दे दूंगा। ठीक है। अब ये मक्का और कोको जैसी नकदी फसल क्या होती है, जिसको पता हो बताए। ठीक है, कमेंट में बताएं, अगर नहीं पता होगा तो फिर मैं बता दूंगा कमेंट में, या क्लास लेके आ जाऊंगा। अब इसके लिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्लास तो नहीं, लेकिन कमेंट में आपको बता दूंगा। देखिए ये टैपियोका है, शकरकंद जैसा है। ठीक है, स्वीट पोटैटो आपने खाया होगा, वो मिलता होगा टैपियोका। फिर आगे बढ़ते हैं। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। यहाँ पर देखिए पेड़ पौधे होते हैं तो लकड़ी भी आपको मिल जाएगी। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जैसे मधुमक्खी के आकार वाले छत्ते होते हैं ना, वैसे छत बना करके रहते हैं। जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट में रहते हैं। बड़े अपार्टमेंट का मतलब मलोका ऐसे होता है, ऐसे जैसे ये घर है आपका, तो ये जो है इसकी ढलान जो है ना तीव्र होती है, छप्पर वाला जैसा ऐसे घर होता है। मैं आपको ये देखिए मलोका इस तरह से होता मलोका। ठीक है, तो कुछ जो है समृद्धशाली होते थोड़े से तो वो इन घरों में रह लेते हैं। बाकी छत्ते जो मधुमक्खी के छत्ते आकार के होते हैं वहाँ रहते हैं। जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है, आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर, देखिए इनकी छत कैसी है, ये आपकी तीव्र ढलान वाली है। देखिए तीव्र ढलान है ये देखिए। ठीक है, ये देखिए तीव्र ढलान दिख रही है, ये तीव्र ढलान वाली है। ठीक है, अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है, धीरे धीरे बदला। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग की एकमात्र उपाय था, नदी मार्ग से ही आप अंदर जा सकते थे। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाजों तथा हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्रों में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीकों से खेती करते रहे। पहले जो है, अब देखिए कोई भी जगह हो, आज विकास का आलम ये देख रहे हो कि जहाँ जहाँ खेत थे उन खेतों में भी प्लाट काटे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये धीरे धीरे जो है ये इस तरह से अगर चलता रहा तो हमारी जो खाने के लिए ज़मीन नहीं बचेगी, लेकिन रहने के लिए छत जरूर मिल जाएगी। तो इस तरह से जो प्लाट वगैरह लोग जो विकास की इस ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं कि धीरे धीरे जो वन आच्छादित क्षेत्र हैं यहाँ इस क्षेत्र में, अब वन यहाँ इन क्षेत्रों में इधर वन पूरा पाया जाता था, इन क्षेत्रों में धीरे धीरे जो है लोग प्लाटिंग कर रहे हैं, तो ये क्षेत्र जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। ठीक है, अब पता चला कि ये क्षेत्र जो है वन वाला क्षेत्र इतना हो गया है, यहाँ से इतना क्षेत्र हो गया, अब इतना खाली ये प्लाट बनते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर खेती की जा रही होगी इतने क्षेत्र में, खेती के साथ साथ प्लाटिंग की जा रही है, तो इस तरह से ये जो है कम होता जा रहा है क्षेत्रफल। इसी तरह से तो देख रहे हैं कैसे जलवायु परिवर्तित हो रही है। अब देखिए यहाँ पर मैंने पढ़ दिया ना, हाँ पढ़ दिया, सॉरी, मैं एक शब्द यहाँ पर पढ़ के आपको बिल्कुल भी जो है अलग से कुछ नहीं बताऊंगा, इन चीज़ों को जो है पढ़ के अच्छी तरह से समझा देता हूँ कि आपके क्वेश्चन कुछ भी गलत ना हो। आप स्वयं से आपको किताब भी पढ़ने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ेगी, आप इसको पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पर अच्छे से सीख लेंगे। रिवीजन के तौर पर आपको जो है किताब की ज़रूरत पड़ेगी। आगे चल के हो सकता है कि मैं नोट्स, मैं अकेला हूँ, मैं क्या क्या करूँ, हमारे साथ एक दोस्त हैं, भाई हैं, वो भी साथ में लगे रहते हैं, तो 2 लोग मिलकर काम करते हैं, तो थोड़ा बहुत जो है मेहनत करके नोट्स बना देते हैं। अब नोट्स हमारा काम चल रहा है, मैंने जो है 7th क्लास के कुछ पार्ट बना लिए हैं, मैं सोच रहा हूँ कि 6 से लेकर 12 तक के पूरे नोट्स बना लूँगा, सीधे आपको PDF बना के टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूँगा। ठीक है, बाकी आप लोग भी प्लीज़ अपने हाथ से भी नोट्स बनाने का काम करिए, क्योंकि जो आपकी खुद की नोट्स होते हैं वो ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है, बाकी आपकी समझ विकसित करने के लिए यहाँ पर मैं तैयार हूँ, आपकी पूरा जो है 100% आप जो है मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावन के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि बदल जाते हैं। अब क्या होता है कि जैसे देखिए ये क्षेत्र पहले यहाँ तक वर्षावन पाए जा रहे थे, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, ये हो गए, फिर धीरे और कम हो रहे हैं। अब लोग
अब क्या हो रहा है कि वर्षा, पेड़ क्या होते हैं, जैसे ये क्षेत्र है, अब इसमें पेड़ लगे हुए हैं तो ये आसपास की मिट्टी को जकड़े रहते हैं। अब क्या होता है, पेड़ हट गया, पेड़ यहाँ से हटा तो यहाँ पर जो बारिश होती है वो मिट्टी की ऊपरी परत होती है उसको ले जाती है बहा करके, और नदियों में जो है, समुद्रों में ले जाती है। अब क्या होता है कि यहाँ के जो पोषक तत्व मिट्टी की ऊपरी परत में जो मिल रहे थे वो भी खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ ये क्या होता है, इसी पोषक तत्व खत्म हो गए तो खेती करने लायक भी जमीन नहीं बचती है। ठीक है, और ये पोषक तत्व जो है जाते हैं तालाबों झीलों में, वहाँ पर यूट्रोफिकेशन भी करते हैं। ठीक है, यूट्रोफिकेशन आगे बताएंगे कि यूट्रोफिकेशन किस कारण भी होता है। जो हम उर्वरक वगैरह फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो वो जो पोषक तत्व जो है डाल दिए जाते हैं नदियों में, झीलों में, तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये यहाँ पर से बहा करके उर्वरक लेकर के गए, फर्टिलाइजर इस झील में डाल दिए, तालाब में डाल दिए। तालाबों में क्या होता है कि जो वहाँ पर जो वनस्पतियाँ उगती हैं उनको तो खाद पानी मिल गया तो वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उनको जो है इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। सड़ने का ऊपर जो है उसकी परत में, जल की ऊपरी परत में बहने लगते हैं, और नीचे की जो जलवायु है, नीचे की जो वन्य जीव है, सॉरी नीचे के जो वन्य जीव हैं, जो रहने वाले जीव जंतु हैं, उन पर जो है सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती उनको, और ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती, तो क्या होता है वो मरने लगते हैं, फिर मर के फिर सड़ने लगते हैं, फिर वो ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है, नीचे की जो वनस्पति वगैरह है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो यूट्रोफिकेशन के बारे में इन फ्यूचर अगर कभी मौका मिला तो हम बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कर्तन और दहन पद्धति के बारे में मैंने बता ही दिया था आपको, तो यहाँ पर कुछ जानने की आपको जरूरत है नहीं। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग मिट्टी, अब मैं पढ़ ही देता हूँ इसको। कर्तन और दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों और झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर उनको जलाया जाता है जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि के कुछ वर्षों तक फसल पैदा की। ठीक है, जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। वही चीज मैंने बताया, इस टुकड़े को यहाँ से छोड़ा, फिर दूसरी जगह का यहाँ चले गए, यहाँ आ गए, यहाँ खेती करने लगे, फिर यहाँ से इधर आ गए, ऐसे अदला बदली करते रहते हैं। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान पर को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है, तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। अब आप देख रहे हो लगातार हम क्या कर रहे हैं, उर्वरक डाले जा रहे हैं, पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि आप एक क्षेत्र को छोड़ के कुछ दिन यहाँ किए, फिर यहाँ किए, फिर यहाँ किए, फिर यहाँ किए। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, आप एक ही जगह पर पोषक तत्वों को यूज करते जा रहे हैं, फर्टिलाइजर ऊपर से डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, तो मिट्टी की उर्वरक जो क्षमता है, पोषक तत्व धीरे धीरे खत्म हो गए, तो उपजाऊ क्षमता जो है धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो इस तरह से हमको थोड़ा सा ऐसा करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आप जैसे आप मेंस में पढ़ोगे जब, तो इनके लिए क्या समाधान है, आप ऐसा कर सकते हो कि 1/3 आप अपने खेत को 2 भागों में बांटिए, कुछ दिन यहाँ खेती करिए इस क्षेत्र में, इसको छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए, फिर इसमें खेती करिए, फिर इनको छोड़ दीजिए इसमें करिए, ऐसे अदला बदली करके उसकी उपजाऊ शक्ति को बनाए रखा जा सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। गंगा नदी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के बारे में। ये आपकी गंगा नदी है, ये आपकी गंगोत्री से निकलती है, यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, दोनों आके प्रयाग में मिलती हैं। ठीक है, फिर आपकी गंगा नदी में जैसे कि आपकी जो है घाघरा नदी हो गई, गंडक नदी हो गई, कोसी नदी हो गई, ये आपकी मिलती है। फिर आपकी चंबल नदी यमुना में मिल जाती है, यमुना जाके गंगा में मिल जाती है। इस तरह सोन नदी भी है। ठीक है, ये सब मिलती हैं आगे। बाकी ये गोमती नदी भी है, गोमती नदी भी आकर आगे मिलती है गंगा नदी में। ठीक है, तो यहाँ पढ़ते हैं हम। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से, उपोष्ण यहाँ नहीं उष्ण होगा, ठीक है, 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर के बीच में, जैसे ये आपका मान लो ये 0 डिग्री क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ से 10 डिग्री ये हो गया, इसके ऊपर ये वाला क्षेत्र 30 डिग्री हो गया मान लो, तो ये इस बीच में बहती है। तो उत्तर अक्षांश में मध्य में स्थित है घाघरा, सोन, अभी यूपीएससी प्रश्न बना देता है इसलिए इनको याद करना जरूरी। चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ या ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढे। यहाँ पर मैं थोड़ा बता दूंगा, बाकी आप भी स्वयं से देखिए। अगर मैं प्रीलिम्स परीक्षा के पहले कुछ नोट्स लेकर के आऊँगा, कुछ चीज़ें लेकर के आऊँगा, तो स्पेशल नदियों के बारे में बताऊँगा कि कौन कौन सी नदी, जैसे ये नदी निकल रही है तो कहाँ से निकल रही है, उसका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ मिल रही है, तो वो क्षेत्र कौन सा है, किस राज्य में मिल रही है, फिर आगे आगे कौन से राज्य में इसमें मिल रही है, बाएँ से मिल रही है कि दाएँ से मिल रही है, ये सब मैं आपको अलग से बताऊंगा। अभी क्या है कि 7th क्लास में है, तो अभी हम सीमित रह करके थोड़ी जानकारी लेते हैं, बेसिक अपना मजबूत करते हैं, समझ हमको कुल मिला के विकसित करनी है। ठीक, गंगा में ब्रह्मपुत्र मैदान
पर्वत एवं हिमालय के गिरपात तथा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण वगैरह सुंदरवन डेल्टा से होते हुए बंगाली खाड़ी में आपकी गिर जाती है। ठीक है, यहाँ पर कुल मिला के बात ये है। ठीक, अब आप गंगा नदी देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, ये आपकी गंगा नदी है, ये यमुना नदी है, ये आपकी गंगा नदी है, ये आपकी इलाहाबाद में मिलती है। ठीक, चंबल नदी आपकी आकर के ये आगरा और ये इटावा के आसपास कानपुर की पहले मिल जाती है, फिर बेतवा आके मिल जाएगी, फिर वाराणसी में आके सोन नदी यहाँ पर मिलेगी पटना के पास, गंडक, घाघरा और भी नदी है, कोसी। ठीक है, ये मिलती है। फिर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है आपकी कैलाश मानसरोवर से चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। फिर होते हैं इसको तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, ये लिखा हुआ है। सांगपो नदी आगे आकर के क्या कहलाती है, ये जैसे इसमें प्रवेश करेगी अरुणाचल प्रदेश में तो इसका नाम सियांग या दिहांग बोल देते हैं, इसको सियांग, इसको दिहांग भी बोल देते हैं। ठीक, फिर इसमें देखिए फिर आके लोहित मिलेगी, लोहित के बाद इसमें मतलब दिहांग मिल गई, फिर लोहित मिल गई, फिर ऊपर से सुबनसिरी मिल रही है, सुबनसिरी के बाद कामेंग रिवर मिलेगी असम के आसपास, फिर इसमें बेकी रिवर मिल जाएगी, मानस रिवर मिल जाएगी, ये तिस्ता नदी है, ये पाउ हुनरी ग्लेशियर है आपका सिक्किम में भूटान के आसपास, इससे निकलती है। इसमें एक रंगीत नदी भी मिलती है, रंगीत नदी। फिर ये आकर के जो है आगे तिस्ता नदी जैसे ब्रह्मपुत्र मिलेगी, ये जमुना कहलाएगी, जमुना के बाद ये सीधे बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, तो आपको ये चीज़ पता चली गई। और एक चीज़ आपकी और है कि नदी द्वीप, नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। माजली द्वीप, माजली द्वीप, द्वीप गलत लिख जाता है, माजली द्वीप कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक, यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर आपको सब चीज़ें समझ में आ गई। आगे पढ़ते हैं। एक ब्रह्मपुत्र का चित्र ये है, आप इसको देख लीजिए। ये आपकी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, इसका जो है उद्गम स्थल कहाँ से है, चेमा युंगडुंग। ठीक, ग्लेशियर से है। ठीक है, कैलाश मानसरोवर ये आपको देखते हैं, यहाँ पर कैलाश मानसरोवर कैलाश पर्वत से ये आप निकलती है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से प्रवेश करती है, तो ये तिब्बत में होते हुए निकलती है, तो तिब्बत में इसको सांगपो नदी कहते हैं। फिर ये जैसे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी तो दिहांग, फिर इसमें दिमांग नदी मिलती, लोहित मिलेगी, इधर से आपकी दाएं से सुबनसिरी, कामेंग, फिर मानस, ऐसे छोटी छोटी जो है नदियाँ आपकी मिलेंगी, फिर घनसिरी वगैरह ये सब मिलती हैं। अब किस किस राज्य में मिलती हैं ये मैं जब भविष्य में जो है प्रीलिम से पहले जब मैं मैपिंग की क्लास लेकर के आऊँगी तो वहाँ आपको नदी तंत्र अपवाह तंत्र की मैपिंग लेकर आऊँगा तो वहाँ बता दूंगा। ठीक, फिर तिस्ता नदी जो है पाहुनरी जो ग्लेशियर से निकलती है, यहाँ जेमू ग्लेशियर भी इसको बोल देते हैं, चेलामू लेक बोल देते हैं, उससे निकलती हुई ये जो नीचे आती है। तो रंगीत नदी इसमें मिलती है, रंगीत नदी के बाद जमुना नदी यहाँ ब्रह्मपुत्र से मिलेगी तो जमुना कहलाएगी, फिर धीरे से ये जो है प्रवेश कर जाती है अंदर। ठीक है, तो ये आपको मोटी मोटी जानकारी आपको हो गई। फिर हम पढ़ते हैं इस बेसिन की मुख्य विशेषता है, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में बता रहा है। तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो क्षेत्र नदी बहती है उसकी सहायक नदी आती है तो उसको हम कैसी नदी बोल देते हैं, बेसिन बोल देते हैं, सॉरी बेसिन बोल देते हैं। अगर इस बेसिन के मुख्य विशेषता है मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील मैंने बताया था, कोई कमेंट करके बताए पिछली कक्षा में। ठीक है, पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है, आपको पता ही है कि भारत की जो जलवायु है मानसूनी जलवायु। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती, खूब वर्षा होती। ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म गर्मी के समय में गर्मी लगती है, शीत ऋतु में ठंड का एहसास होता है हमें। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बहती है, आपको पता ही है, इसी हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में ये राज्य आते हैं, जैसे आपके गंगा बेसिन राज्य में उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली। ब्रह्मपुत्र बेसिन मतलब ये यमुना का भी क्षेत्र हो जाएगा इसमें कुछ। ठीक है, इस तरह से है ना, इसलिए इसको जो है गंगा बेसिन जो है गंगा बेसिन में यमुना का भी कुछ क्षेत्र आ जाएगा। ब्रह्मपुत्र बेसिन वाले राज्य हो गए आपके, हो गए अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम वगैरह, ये सब आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इंडिया का मैप आपको पता ही है, आप जब भी पढ़ें तो इस तरह से पढ़ें, इस तरह से ऐसे होते हुए,
कि आप उत्तराखंड होते हुए सीधे जो है नेपाल वगैरह से, ये आपका पश्चिम बंगाल से आप नीचे उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, ऐसे पढ़ते हुए केरल के बाद कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र के बाद गुजरात, फिर बीच के कुछ राज्य उनको पढ़ लें। तो मैं जब पढ़ाऊँगा मैपिंग की क्लास तो स्पेशल आपको बढ़िया से चर्चा करके बताऊँगा, आप परेशान मत होइए, ठीक। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए तीव्र ढाल वाले जो पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल होते हैं। यहाँ पर लोग जो है प्रकीर्ण बस्ती होती है। आप पिछली कक्षा में पढ़े ना, प्रकीर्ण बस्ती मतलब दूर ज़्यादा लोग यहाँ पर बस नहीं पाते हैं। समतल मैदान होगा तो वहाँ पर लोग ज़्यादा बसेंगे। यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त होता है। यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है, ठीक है। जो नीचे का क्षेत्र है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो 1 किलोमीटर क्षेत्र में, 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में जितनी जनसंख्या रहती है उसे जनसंख्या घनत्व बोल देते हैं, ठीक। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध होती है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। क्योंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। तो ये क्षेत्र जो इनके आसपास के क्षेत्रों, गंगा ब्रह्मपुत्र यमुना वाले क्षेत्रों में, वहीं पर ही आपको ज़्यादातर ये मिलेंगे। देखिए धान की कृषि है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या ही कहलाती है। जैसे उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है। अलग अलग राज्यों का होता है, ये पीसीएस वगैरह में खूब पूछा जाता है। बंगाल का, पश्चिम बंगाल का, ये सब 2001 के आंकड़े हैं, ठीक है। 2011 के बाद से अब 2 नए आंकड़े आएंगे, उनको हम पढ़ेंगे, ठीक। बिहार का एक है, थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी ऐसे ही, ठीक। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें जो है गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें होती हैं। जैसे कि आपका ये क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ क्या होता है कि जैसे बारिश हुई, ठीक है, बारिश हुई तो ये क्या होता है, यहाँ की मिट्टी कट के नीचे चली जाएगी, पोषक तत्व तो पानी भी बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। अब क्या होता है कि जैसे चाय, यहाँ पर हमको चाय की खेती करनी है। अब चाय को जो है पानी चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं चाहिए, तो क्या होता है हम वेदिकाएँ बना देते हैं, यहाँ पर कटान कर देते हैं। तो पानी जो ऊपर से बहता है ना, तो यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, थोड़ी देर रुकता है फिर बह जाता है। मतलब रुकना नहीं चाहिए, थोड़ी देर रुकेगी, जितनी उसको चाय की पौधे को ज़रूरत है उतनी ज़रूरत में पानी उसको मिल जाए फिर बह जाए। इस तरह से जो होना चाहिए। आगे देखिए चित्र लगा होगा तो मैं दिखाऊंगा। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू मतलब साल वगैरह के पेड़ मैंने बताया था। पीपल के कुछ के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा होता है। मैंग्रोव आपको मैंने पहले बताया था, आगे भी हम चर्चा करेंगे। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार, 21 प्रकार के वन हैं, इसके बारे में बताइएगा कमेंट में, मैंने पहले पढ़ाया है। एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। ये कमेंट करके मुझे बताइएगा चीड़, देवदार किस प्रकार की वनस्पतियों को, ठीक, किस प्रकार की वनस्पतियाँ किस प्रकार के कटिबंध में पाए जाते हैं। असम में चाय के बागान ये आप देख सकते हो। सिल्क का उत्पादन देखिए कैसे होता है, ठीक है। बस थोड़ा बचा हुआ है, 10 मिनट और चर्चा होगी, परेशान मत होइए, ठीक है। बेसिन आपको पता चल गया ना? अगर ना पता हो फिर कमेंट करिए, मैं फिर से बताऊँ, या पीछे करके भी आप देख सकते हैं। बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इसमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा, यूपीएससी प्रश्न पूछ चुका है, एक सींग वाला गैंडा केवल भारतीय क्षेत्र में पाया जाता है, इस तरह से पूछा था। तो ये मैंने बताया ना कि केवल कॉमन सेंस होता है। अब जैसे कह दिए ये क्षेत्र है, अब इसमें कुछ चीन का भी क्षेत्र है, कुछ तिब्बत का भी क्षेत्र है। अब यहाँ भारत में कुछ वनस्पति यहाँ पाई जाती है, तो हो सकता है कि इसकी संभावना कि यहाँ भी हो, यहाँ के लिए ये इसकी हमारे लिए सीमा है ना, जो वन्य जीव प्राणी है उनके लिए सीमा थोड़ी। तो ये कॉमन सेंस वाले प्रश्न है कि कुछ प्रश्न ऐसे आपको हैंडल करने ही पड़ते हैं वहाँ पर। आप देखो कि केवल यहीं पाया जाएगा तो ऐसा नहीं है, कुछ क्षेत्र इधर पार भी तो कर सकता है। नहीं पता है तो कॉमन सेंस लगाइए। अब मैं यहाँ पर इतने प्रश्न करा दूंगा कि आपका कॉमन सेंस जो बंद है वो खुल जाएगा, कॉमन सेंस कैसे काम करता है, ठीक है। तो सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है, ये पूछा गया प्रश्न। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, ठीक,
मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं। आपको घड़ियाल जो है यमुना नदी चंबल घाटी में पाया जाता है, ठीक है। घड़ियाल जो है सब स्वच्छ जल में भी पाया जाता है। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाली खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियाँ, ये मछलियों की प्रजाति हैं, रोहू, कतला, हिल्सा की सबसे लोकप्रिय प्रजातियाँ हैं। मछली और चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों, अब देखिए आप तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र के आसपास जो है गेहूँ, मछली और चावल ही ज़्यादातर खाया जाता है, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है संस्कृति। ये देखिए आप, एक सींग वाला गैंडा, ये इसकी सींग होती ना, इसकी चोरी भी होती है। तो साइट्स नामक एक संस्था है वर्ल्ड में, इस पर काम करती है कि जानवरों के जो अंग विशेष अंग है उनकी चोरी ना हो पाए। इसकी चोरी करने के लिए क्या करते हैं कि इसकी सींग तो काटते ही हैं, इसको मार भी देते हैं जान से। तो इसके लिए गैर कानूनी होता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हमारा 1972 का है, जिस पे अभी संशोधन हुआ था। कब संशोधन हुआ था उसके बारे में बताइएगा। 2022 में हुआ था कि 2021 में हुआ था, हमें बताइएगा। अब मैंने लिख ही दिया तो आपको पता ही चल गया, बाकी ठीक है, आप खुद भी चर्चा करिएगा। 2023 में तो नहीं हुआ कंफर्म कि आपका जो अध्यापक झूठ तो नहीं बता रहा है, ठीक है। तो एक सींग वाला ये गैंडा है, आप इसको देख सकते हैं। ये और भी जो है पाए जाते हैं अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में। जब स्पेशल एनवायरनमेंट की क्लास कराऊंगा तो बताऊंगा कौन सा जीव किस क्षेत्र में पाया जाता है। वेदिकाओं का निर्माण, ये आप देख सकते हैं वेदिका कृषि कैसे होती है। तो मैंने बता दिया ना कि यहाँ पानी बरसता है, तो पानी जो है बहकर नीचे चला जाता है। तो एक तो क्या होता है कि पानी जो वहाँ पर खेती की जाती है, कृषि जो है चाय की खेती की जाएगी, तो पानी की आवश्यकता पड़ती है चाय को, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ज़्यादा देर अगर उसमें पानी रुक गया तो उसकी जड़ें जो है सड़ जाएंगी। तो पानी थोड़ी ज़रूरत है, लेकिन कुछ देर के लिए रुके, लेकिन बह के चला जाता है, इसलिए वेदिका का निर्माण करते हैं। और दूसरी वेदिका का निर्माण इसलिए भी होता है कि यहाँ की जो मिट्टी है वो कट करके पानी जो बहा करके ले जाएगा, तो मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति ऊपरी परत भी बह जाएगी, तो पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, फिर खेती करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसी वेदिका करके मृदा संरक्षण का भी काम किया जाता है, ठीक है। तो वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से न हो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण, अलवण मतलब स्वच्छ जल, ठीक है। लवण मतलब कैसा होता है, नमकीन जल। लवण जो जल होता है उसको हम नमकीन जल बोलते हैं। अलवण मतलब स्वच्छ जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे हम स्थानीय भाषा में सुसु कहते हैं, जिसको हम अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर देती है। तो जब ये अगर अंधी डॉल्फिन या सुसु आपको पाई जाएगी तो आप समझ जाइए कि नदी साफ है, ठीक है। अब आपको अमेजन नदी डॉल्फिन के बारे में पता चल गया। इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, अमेजन नदी डॉल्फिन को। मुझे कमेंट करके बताइएगा वो नाम क्या है, ठीक है। सुसु हो गई, फिर आपकी इरावदी डॉल्फिन हो गई। ऐसे में सब डॉल्फिन के बारे में बताऊंगा। मेकांग नदी में भी कुछ डॉल्फिन पाई जाती है, कौन कौन सी, हैं। तो कुछ खारे पानी में भी 1-2 डॉल्फिन पाई जाती है, तो उनके बारे में भी जब कभी बाद में एनवायरनमेंट पढ़ाऊंगा तो वहाँ चर्चा करूँगा, ठीक। आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ठो केस स्टडी टाइप का है, तो इसको भी पढ़ देता हूँ कि एक मछुआरा है जो है बिहार का रहने वाला, अब मतवाली मौन गांव है ऐसा नाम कह रहा है, ठीक है। वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी रविंद्र वगैरह का प्रयोग करके स्थानीय खरपतवार वगैरह जो होता है ना, अब ये क्या करता है, मैं इसको पढ़ ही देता हूँ क्योंकि इसमें 2-3 शब्द हैं जिससे यूपीएससी प्रश्न बना सकता है, अब पूछता भी है। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गाँव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र, किशोर, राजू तथा अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया। अब क्या होता है, जैसे कि जो तटीय इलाकों में रहते हैं ना, तो उनका जो है जनजीवन जो है उसी से आजीविका के लिए जो है मछली पालन करते हैं, खुद भी खाते हैं और बेचते वगैरह भी हैं। इसलिए जो है झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार झील में जैसे उग जाते हैं। अब ये यूट्रोफिकेशन भी ऐसे होता है कि आप उर्वरक खेती, जैसे ये खेती है आपकी, यहाँ पर आप खूब पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, खूब उर्वरक फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, वो बह करके निछालित होकर तो जमीन के अंदर जाता है, तो जो भौम जल है उसको भी नुकसान पहुँचाता है। उसमें भी अनेक तरह के जो है विषाक्त पहुँच जाते हैं, और उसके साथ बह करके भी कुछ चीज़ें जो है नदियों में पहुँच जाती हैं। तो नदियों में क्या यूट्रोफिकेशन कर देती हैं। यूट्रोफिकेशन अभी मैं बताया कि यहाँ के जो खरपतवार पैदा हो जाते हैं ऊपर सड़ने लगते हैं, ज़्यादा पोषक पा करके सड़ने लगते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, बहने लगती है। फिर क्या होता है कि ऊपर से सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती, तो यहाँ पर क्या होता है कि नीचे के जो जनजाति वन्य जीव हैं वो क्या है, मरने लगते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पर बताया कि यहाँ के खरपतवार जो है इसको वैलिनेरिया और हाइड्रिला
यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछता है। यह जरूरी नहीं कि यही पूछ ले, लेकिन इस तरह की जो वनस्पतियां होती है यूपीएससी पूछ लेता है। अगर इन फ्यूचर कोई ऐसा काम हुआ इन क्षेत्रों में, ये दोनों के बारे में पूछ लिया कि क्या है, तुम पहले बात तो बता ही नहीं पाओगे। हाइड्रिला, वैलिनिया और हाइड्रिला, ये क्या है? खरपतवार है। इसके बारे में जानो कि यहीं पर जान लो थोड़ा थोड़ा ना, तो ऐसे पूछ लेता है यूपीएससी। मछलियों का भोजन बनते हैं कौन सा खरपतवार? वैलिनिया, हाइड्रिला। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है, वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेती की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग करते हैं, भैंसे का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हो जाती हैं इनके पास, ठीक है। अब इनकी आजीविका का साधन भी हो गया ना, जिन्हें पकड़कर वे पास के शहरों में बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं। अब जैसे जैसे प्रदूषण पहुंचेगा तो क्या होगा? यूट्रोफिकेशन, मैंने बताया ना, यूट्रोफिकेशन पे स्पेशल चर्चा कभी करूँगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रदूषण पहुँच रहा है, जो कंपनियाँ हैं, फैक्ट्री जो, वो भी गंदगी यहाँ पहुँचा रही है। तो यहाँ के जो वन्य जीव हैं प्रदूषित होकर के मर जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मर जाएंगे तो ये क्या होंगे? मर करके ऊपर आ जाएंगे, फिर क्या धीरे धीरे ये इसी पे तैरने लगेंगे, गंद आने लगे। आज कभी कभी आप किसी तालाब के पास से निकलते तो बहुत बुरी बदबू आती है, ठीक है। तो वो ऐसे ही जो है यूट्रोफिकेशन होता है। तो फिर यूट्रोफिकेशन से क्या होता है कि और भी जो वन्य जीव प्राणी हैं जो उस क्षेत्र में रह रहे हैं, वनस्पति है, वो भी जो है क्या होने लगती है? खराब होने लगती है। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया था। नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में अगर आपको पता है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। कब शुरू हुई थी? 2014-15 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी बताइएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर या कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर। आपको पता है कि जितने मैंने पहले बताया कि जितनी भी बड़ी नदियां हैं उसके पास पर आज से नहीं, अनादिकाल से जो है जितनी बड़ी बड़ी सभ्यता है वो नदी के किनारे बसी। तो आज के शहर भी आप जो है नदी के किनारे, आप शहर की गंदगी भी नदी में जा रही है, तो नदी क्या हो रही? गंदी हो रही है। तो उसी के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया गया था। लखनऊ, पटना और कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक, अब तो बहुत ज़्यादा आबादी हो गई यहाँ की, आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इन शहरों तक यहाँ स्थित उद्योगों गंदा पानी बहकर नदी में जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है, ठीक। अब क्या? सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। तो खैर अलग चीज़ है, फैक्ट हो गया, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चन बनेगा उनकी चर्चा में ज़्यादा अच्छे से करूँगा, ठीक। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र, बेसिन आपको पता है, उसके आसपास यातायात का भी, अभी मैंने पिछली कक्षा में ये भी बताया था कि नदी में जो जल परिवहन की बात की जा रही है, ठीक है, अंतर्देशीय जल परिवहन वगैरह, तो उस पर भी काम किया जा रहा है। हो सकता है क्योंकि एक तो ईंधन की बचत होगी, लेकिन उसके दूसरे कारण जो है यूपीएससी ने पूछा है कि इसके संभावना बताइए। नदी पर जो अंतर्देशीय जल परिवहन अगर चालू होता है तो उसके संभावना और उसके दुष्परिणाम भी बताइए कि उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ये जलीय तंत्र को भी नुकसान पहुंचा सकता है ना, जल में जो रहने वाले जानवर उनको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। पारिस्थितिकी परितंत्र, जो जलीय परितंत्र, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके बारे में कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी आप पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन पोर्ट है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं, ठीक। इंफॉर्मेशन है ये। पर्यटन इस बेसिन की महत्वपूर्ण क्रिया है, ठीक है। यहाँ आसपास पर्यटन का भी विकास हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप ताजमहल वगैरह देख सकते हो, दिल्ली में आप यमुना नदी के तट पर आप देख सकते हो लाल किला वगैरह, तो पर्यटन आते ही। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में आप बहुत सारी देख सकते हो, लखनऊ में इमामबाड़ा वगैरह देख सकते हो। गंगा में यमुना नदी के संगम उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ, ठीक है, पूरी नहीं लिखूंगा। तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे अन्य दर्शनीय स्थल है, ठीक। तो ये देखिए, मैं इसको जो है विस्तार से मैंने बताया है। अगर मुझे चर्चा करनी होती तो 10 मिनट में भी ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं अपने बच्चों को जो है बिल्कुल ऐसे समझाऊँ, ऐसे उनको तैयारी कराऊँ, थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाए, लेकिन बेसिक चीज़ों पर बिल्कुल वो परिपक्व हो जाए।
फिर इसके बाद उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, यूपीएससी के सारे प्रश्न हल करने की स्थिति में आ जाए। थोड़े बहुत आप अलग से भी करंट अफेयर वगैरह पढ़ेंगे तो आप हल करने की स्थिति में हो जाएंगे। आप परेशान मत होइए, मैं सारी एनसीईआरटी आपको कराऊंगा। थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि मैं भी मेहनत करता हूँ, तो आप लोगों की सपोर्ट की भी ज़रूरत है। आप अगर इसको नहीं देखेंगे तो मैं बेवजह इस पर क्लास क्यों बनाऊंगा। ठीक, तो आगे प्रश्न करते हैं। अब मैं इन प्रश्नों को कराऊं कि न कराऊं, क्योंकि समय भी ज़्यादा हो रहा है। तो अमेजन नदी बेसिन के संदर्भ में कथनों पर सत्य कथन कौन सा है? तो अमेजन नदी बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला, बिल्कुल सही है। इस कारण यहाँ पूरे वर्ष गर्म और नम जलवायु रहती है, तो एक सही हो जाएगा। ठीक है, एक सही है। तो कॉमन सेंस यहाँ भी मैं बताता हूँ, तो एक सही है तो बी गलत हो जाएगा, या तो ये सही होगा, या तो ये सही होगा, या तो ये सही होगा। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों समय में लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र रहता है, बिल्कुल सही। तो दो भी सही हो गए। तो एक दो कहाँ है? एक दो यहाँ है, तो ये सही हो जाएगा, या तो ये सही होगा, तो ये गलत हो गया। ठीक, इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। बरस जाता है जैसे जैसे। देखिए ये क्षेत्र है, यहाँ पर तापमान पड़ रहा है, सूर्य की रोशनी ताप हो रहा है, यहाँ की जो जल है वो आर्द्र होकर के ऊपर संवहन तरंग के रूप में जाती है। तुरंत जैसे संतृप्त वसा आर्द्रता जो है संतृप्त हो जाएगी, जल की बूंदों में संघनित हो जाएगी, अब तुरंत बारिश हो जाती है। तो पूर्व चेतावनी हो जाती है, तो 1 2 3 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। आर्किड एवं ब्रोमलाइट जैसे परजीवी मैंने बता ही दिया, किस प्रकार के वन क्षेत्रों में उगते हैं? तो ये आपको पता ही है। कहाँ उगेंगे? वर्षावन। कहाँ उगेंगे? वर्षावन में उगेंगे। भूमध्य सागरीय में तो नहीं है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। ठीक है, इसलिए भूमध्य सागरीय नहीं होगा। अमेजन नदी द्रोणी का मतलब बेसिन ही होता है। के वर्षावन के संदर्भ मलोका किसे कहते हैं? मलोका। बहुत सिंपल से प्रश्न है, ये इन्फॉर्मेशन के लिए कि आप इतना पढ़ के आओ ध्यान से, तो इन प्रश्नों को कर सकते हो कि नहीं। और आपकी प्रैक्टिस जो क्वेश्चन में करा रहा हूँ, इससे प्रैक्टिस भी आपकी बनी रहेगी। भले छोटे प्रश्न है तो क्या हुआ, बूंद बूंद से तो घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आप थोड़ी थोड़ी तैयारी करिए, तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। मलोका जैसे घर होते थे इनके, तीर ढाल वाले, ऐसे कुछ जो है मधुमक्खी के छत्ते में रहते थे। जो आम जन लोग होते थे वो मधुमक्खी के छत्ते जैसे जो है घास फूस के जो है छप्पर बना के रहते थे। कुछ मलोका जो है थोड़े से अच्छे अपार्टमेंट टाइप के घर हो गए। तो यहाँ पाए जाने वाले विशिष्ट प्रकार के जीव, ऐसा नहीं। यहाँ के लोग प्रमुख खाद्य पदार्थ नहीं, यहाँ के लोगों द्वारा बनाए जाने वाले घरों को कहते हैं। ठीक, यहाँ के लोगों द्वारा अपनाई गई कृषि पद्धति, ऐसा नहीं। सी सही हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, तो कोई भी कर सकता है। भारत में कौन सी नदियों के किनारे बेसिन में सुसु नामक डॉल्फिन पाई जाती है? तो आप बताइए। गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो 1 2 हो जाएगा। ठीक है। कोलकाता किस नदी पर? तो आपको पता ही है, हुगली नदी पर है। अब यूपीएससी के प्रश्न ये है, देखिए यूपीएससी के प्रश्न, ये कितना बढ़िया प्रश्न है। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यहाँ यह सिक्किम से होकर, ब्रह्मपुत्र के पास तो नहीं है ना, ये सिक्किम में ही है। जेमू ग्लेशियर, जिसको पाउनुरी ग्लेशियर भी बोल देते हैं। ठीक है, वहाँ से निकलती है, एक झील है, वहाँ से निकलती है। तो ये एक गलत हो गया। तो पहली बात तो कॉमन सेंस आपका यहाँ पर देखोगे, एलिमिनेशन मेथड, तो एक गलत हो गया ना। तो एक के आधार पर एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट करिए। एक गलत हो गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो 2 होगा, या तो मतलब बी होगा, या तो सी होगा। रंगीत नदी, ये किसकी? तीस्ता की ही सहायक नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है, और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा था। तो 2 सही हो जाएगा, या तो 2 होगा, या तो 3। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा, बंगाली खाड़ी में, बांग्लादेश की सीमा में नहीं, पश्चिम बंगाल की सीमा। आप देखिएगा, मैप उठाइए, देखिए। तो ये 3 गलत हो जाएगा, इस आधार पर केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक, आगे मैं चित्र में दिखा भी दूंगा आपको, आप खुद भी देखिए। एटलस उठाइए, हो सकता है मैं गलत बता रहा हूँ। एटलस उठा के मुझे भी तो देखिए कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि गलत पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। तो क्या होगा, जैसे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे प्रवेश करती है भारत में, तो यहाँ क्या कहलाएगी? दिहांग कहलाएगी। फिर आगे आएगी लोहित, इस पर मिलेगी। लोहित के बाद फिर इस पर कमेंग, दिबांग वगैरह मिलती है। तो ये तीनों नदी हो जाएंगी आपकी। ठीक है, सुबनसिरी वगैरह मिलती है ना, कामेंग, सुबनसिरी, मानस, जल ढाका, तीस्ता वगैरह आगे मिल जाती है। तो ठीक है, तो 1 2 3 हो जाएंगे तीनों। अब आगे प्रश्न आप खुद भी करिए। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, सुबनसिरी, लोहित। उपरोक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है? ब्रह्मपुत्र वगैरह के बारे में शायद ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो बराक पहली बात नहीं होगा, सुबनसिरी और लोहित होगी। ठीक है, ये दोनों। बराक क्या होती है? मणिपुर में वगैरह में। ये दोनों तो लोहित आपकी अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगी। ठीक है, लोहित और सुबनसिरी ये आपके अरुणाचल प्रदेश से होकर मिल जाएगी। ठीक है,
बाकी बराक आपकी मणिपुर में जपोवा करके एक जो है प्लेस वहाँ से निकलती है ये, ठीक है, क्षेत्र से, पर्वत से, जपोवा जो पर्वत है उस पर्वत से बराक नदी निकलती है मणिपुर के क्षेत्र में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आप खुद भी करिएगा, इसके बारे में मैं आपको स्क्रीन में पॉज करके इसको करके मुझे कमेंट करिएगा। अगर नहीं पता होगा तो मैं इसको कम्युनिटी बॉक्स में लगा दूंगा, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में लगा दूंगा। अब इसको करिएगा। एक प्रश्न तो आपके ऊपर छोड़ दिया। अब ये प्रश्न है, यूपीएससी ने इससे डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछे हैं। जब आप आगे और क्लासों में पढ़ोगे तो इनके क्वेश्चन को भी आप कर लोगे, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है मैंने खुद बना करके आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं। मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ। क्या कारण है कि नदियों के आसपास जनसंख्या घनत्व अधिक दिखता है? सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। इसको बताइएगा। सिर्फ आपको 100 शब्द में लिखना है, ठीक। आप अपनी बेसिक चीज़ों को मजबूत करने के लिए आपको बता दिए, 100 शब्द में आप लिखिए। 100 शब्द लिख करके बताइएगा। आप जब अच्छे लिखने कमेंट करिए कि हम प्रश्न कैसे दें, तो हम उसकी भी सुविधा आपको उपलब्ध कराएं। लेकिन पहले आप लिखिए तो। फिर दूसरा प्रश्न, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके महत्व की चर्चा कीजिए। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का अर्थ बताइए कि नदी बेसिन जो है उसका अर्थ, उसका मतलब क्या है, नदी बेसिन कहाँ कहाँ है, ठीक है। इसके महत्व को बताइए कि यहाँ पर कौन कौन से जनजातियाँ, कौन कौन से जो है वनस्पति जीव जंतु वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। इसका महत्व क्या है, इसके आसपास जो है खेती वगैरह कैसे की जाती है, ठीक है। तो इसलिए महत्व हो जाएगा। तो इसके बारे में चर्चा करिए बढ़िया से आप, और परेशान मत होइए, हम आपके साथ खड़े हैं। यूपीएससी की तैयारी में आपकी पूरी मदद करेंगे। बस आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट ऐसा चाहिए कि जो है कि आप जो है ऐसा सपोर्ट करिए कि आप इसको देखिए। आप अब देखेंगे, जब आप देखेंगे नहीं तो हम कैसे बना देंगे। बाकी हमें कोई लालच नहीं है आपसे, केवल आप इन चीज़ों को देखिए, समझिए। बस आप सफल होंगे तो बस हमारा नाम होगा, इस चीज़ की खुशी होगी कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है। धन्यवाद।